Hi friends, good morning. So we are back with GSG CA Inter for November 2020, which is nothing but May 2020 as well as November 2020. I hope you are with me. अच्छा, हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में? लास्ट लेक्चर में हमने टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर स्टार्ट किया था. कौन सा चैप्टर? टाइम ऑफ सप्लाई. एंड टाइम ऑफ सप्लाई का मैंने आपको इंपॉर्टेंस समझाया था. टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब ये टाइम सप्लाई मान लिया गया, डीम्ड टू बी सप्लाई. अगर सप्लाई हो गया है देन इट्स अ लायबिलिटी ऑफ द सप्लायर टू पे टैक्स. टाइम ऑफ सप्लाई से क्या निकलेगा? आपका लायबिलिटी डिटरमाइन होता है. तो अज्यूम करो जुलाई मंथ इज माय टाइम ऑफ सप्लाई. इफ जुलाई मंथ इज माय टाइम ऑफ सप्लाई देन पूरे जुलाई मंथ के लिए नेक्स्ट मंथ दैट मीन्स अगस्त मंथ का 20th इज माय ड्यू डेट. Am I clear? The time of supply के लिए we have two sections over here, section 12 and section 13. Section 12 deals with time of supply of goods. Section 12 deals with time of supply of goods and section 13 deals with time of supply of services. Am I clear? Am I clear? हमने जब goods start किया था, हमने क्या start किया था? जब हमने goods start किया था तो सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया था? सबसे पहले मैंने आपको समझाया था कि इनवॉइस कब इशू होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली लॉजिक क्या है? डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर. लॉजिक यही है. मतलब बेसिकली इन्होंने टाइम ऑफ सप्लाई किस पर डिपेंड कर दिया? डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर. पहले क्या था? जब आपको पैसा मिलेगा तब आप टैक्स भरना, जब आपको पैसा मिलेगा तब आप टैक्स भरना. तो इस केस में डिपार्टमेंट को बहुत डिले हो रहा था, या हो सकता है फ्रॉड के चांसेस बढ़ गए. देन डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, कि भैया आपको पैसा मिले कि नहीं मिले. अगर आपने इनवॉइस रेज कर दिया है दैट मींस यू आर एलिजिबल फॉर द मनी, सो यू गिव अस आवर मनी. एम आई क्लियर? पर इसमें भी कुछ गलतियां या इसमें भी कुछ फ्रॉड के चांसेस थे, तो उन्हें स्मॉल स्मॉल चेंजेस किए. हमें क्लियर? इसलिए हमें डेट ऑफ इनवॉइस पता होना बहुत जरूरी होता था कि इनवॉइस कब इशू हो जाना चाहिए. तो हमने सेक्शन 31 में गए. सेक्शन 31 में सबसेक्शन 1 में गए. किसकी बात कर रहा है? वन टाइम सप्लाई ऑफ गुड्स. सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 किसकी बात करता है? वन टाइम सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करता है. और हमने यहाँ पे दो वर्ड समझा था. आई होप यू विथ मी. मैंने कुछ समझाया था यहाँ पे आपको. क्या समझाया था? कि मूवमेंट है या मूवमेंट नहीं. गेटिंग माय पॉइंट नॉट? आई होप विथ मी. आई होप विथ मी. एट फैक्ट्री गेट या तो डिलीवरी होगी या डिलीवरी नहीं होगी. अगर डिलीवरी है मतलब मूवमेंट नहीं है. अगर डिलीवरी नहीं है मतलब रिमूवल है एंड देन मूवमेंट इज देयर. इफ यू रिमेंबर, तो अगर डिलीवरी नहीं है मतलब मूवमेंट रिमूवल है, मतलब माल आपका ही है. तो जब रिमूव करें उस टाइम या उसके पहले इनवॉइस रेज हो जाना चाहिए. और अगर डिलीवरी हो रही है मतलब देयर इज नो मूवमेंट, तो डिलीवरी के टाइम पे या उसके पहले इनवॉइस रेज हो जाना चाहिए. ये हमने पढ़ा था 31 सबसेक्शन 1 में. फिर हमने 31 सबसेक्शन 4 पढ़ा, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स. कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स में बेसिकली हमने क्या बोला? गुड्स जाते रहते हैं एंड पैसा आता रहता है. तो गुड्स के लिए आप फिर क्या इशू करते हो? इनवॉइस. एम आई क्लियर? तो व्हिचएवर इज अर्लियर. देन वी केम टू सेक्शन 12. सेक्शन 12 के अंदर हमने क्या पढ़ा? 12 सबसेक्शन 1 व्हिच टॉक्स अबाउट क्या आपको टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इसी सेक्शन के हिसाब से निकलेगा. फिर 12 सबसेक्शन 2 किसकी बात करता है? एफसीएम. एफसीएम मतलब हु हैज टू पे टैक्स, सप्लायर हैज टू पे टैक्स. तो हमने क्या बोला? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस or the last date of raising the invoice or date of payment whichever is earlier. ये याद है? ये हमने सेक्शन 12(2) में पढ़ा था. डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ रेजिंग द इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर. एम आई क्लियर? ये लास्ट डेट वाला पॉइंट क्यों डाला? इसका लॉजिक भी मैंने आपको दिया था. क्या लॉजिक दिया था? कि भैया अगर लोग इनवॉइस इशू ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे टाइम ऑफ सप्लाई आएगा. तो इनका कहना है आप इशू करो मत करो, लास्ट डेट एज पर सेक्शन 31 इनवॉइस कब रेज हो जाना चाहिए, फिर मैं वो ले लूंगा. एम आई क्लियर? पर फिर मैंने इसके बाद में आपको पढ़ाया था एक नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 जिसमें हमने बोला है कि हमारा टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स विल बी 12/2A. टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स विल बी 12/2A. 12/2A का मतलब date of issue of invoice or last date of raising the invoice whichever is earlier. सब लिखा हुआ है, सब हम डेप्थ में समझ के आ चुके हैं. मैं सिर्फ एक बार गो थ्रू करवा रही हूँ. सो सेक्शन 13 स्टार्ट करते वक्त एटलीस्ट हमारे दिमाग में एक फ्रेश चीज रहेगी. मतलब इन शॉर्ट गुड्स के केस में हम सेक्शन 12(2) के केस में
एफसीएम के केस में हम डेट ऑफ पेमेंट देखने वाले नहीं है, हम एडवांस पेमेंट को कंसिडर नहीं करने वाले. इट विल बी डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ रेजिंग द इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है. बच्चे को नोटिफिकेशन याद नहीं रहता है, बच्चे सीधे सेक्शन के हिसाब से काम करके आ जाता है. मैं क्लियर? ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा आई डिस्कस होमवर्क. मैं क्लियर? हम 12.3 पे आए थे. 12.3 किसकी बात करता है? आरसीएम की बात करता है. किसकी बात करता है? आरसीएम. मतलब किसको टैक्स पे करना है? रेसिपिएंट को टैक्स पे करना है. किसको टैक्स पे करना है? रेसिपिएंट को. आई होप विथ मी. इसमें 3 डेट्स दिए, डेट ऑन विच गुड्स आर रिसीव्ड और डेट ऑफ पेमेंट और डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days from the date of issue of invoice. मतलब 31st day. 3 डेज की बात करें, जिस दिन रेसिपिएंट को माल मिल गया, डेट ऑफ गुड्स रिसीव्ड या डेट ऑफ पेमेंट. जब रेसिपिएंट को टैक्स पे करना है तो डेट ऑफ पेमेंट रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा. जब सप्लायर को टैक्स पे करना है तो डेट ऑफ पेमेंट सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है. अब जब मैं रेसिपिएंट की बात करती हूँ तो डेट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? उसके बुक्स में एंट्री होना या उसका बैंक अकाउंट डेबिट होना. जब वो पे करेगा तो उसका बैंक अकाउंट क्या होने वाला है? डेबिट होने वाला है. Am I clear? Whichever is earlier. And C point क्या था? 31st day from the date of raising the invoice. ये C point क्यों आया था? मैंने इसका भी लॉजिक दिया था कि फर्स्ट एंड सेकेंड आपने माल रवाना कर दिया, आपने इनवॉइस इशू कर दिया, लॉकडाउन हो गया, सामने वाले के पास माल पहुंचा ही नहीं, और जब उसका माल पहुंचा ही नहीं, उसने पेमेंट ही नहीं किया, मतलब ए एंड बी तो हुआ ही नहीं. जब ए एंड बी नहीं हुआ है तो रिसिपिएंट बोल रहा है कि भैया जब मेरे पास माल ही नहीं आया तो मैं पेमेंट क्यों करूं? तो डिपार्टमेंट का तो लॉस हो रहा है ना, पता नहीं कब तक माल पहुंचेगा, कब वो पेमेंट करेगा. इसलिए सी पॉइंट निकाला कि जिस दिन इनवॉइस रेज हुआ है उसका 31st डे लेंगे. एंड मैंने आपको एक थंब रूल दिमाग में रखने को कहा है कि जब डेज काउंट करते हैं तो जिस दिन से, मैंने बोला जैसे इनवॉइस की डेट बोली है मैंने, तो इनवॉइस वाली डेट को कंसिडर नहीं करना है. टेक फ्रॉम द नेक्स्ट डे. फॉर एग्जाम्पल अगर आज सपोज 7 जुलाई है और मैंने आज इनवॉइस रेज किया है, डोंट इंक्लूड टुडेज डेट, स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट डे. स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट डे. 8th of July से 30 days and then 8th of July से 31st day will be your day. Am I clear? Am I clear? ओके. फिर हमने एक और चीज पढ़ी कि अगर आपको ऊपर वाले ABC नहीं मिल रहा है, ना इनवॉइस डेट है, ना 31st डे निकल रहा है, ना पेमेंट का निकल रहा है, ना माल रिसीव हुआ उसका कुछ डिटेल्स मिल रहा है, देन इन दैट केस जिस रेसिपिएंट अपनी बुक्स में एंट्री करता है गुड्स रिसीव्ड की, वो डे ले लिया जाएगा. और मैंने कहा ना, सी अगर फ्रॉड ही करना है तो बंदे का बुक्स ही नहीं होगा. पर अगर सपोज कोई फ्रॉड करने जा रहा है, जीएसटी में फ्रॉड कर रहा है और इनकम टैक्स में इनकम शो करने के लिए उसने परचेज दिखा दिया. सी आज गुड्स अगर मैंने परचेस किया है तो मेरा परचेस है तो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा तो मेरा जीपी कम होगा, जीपी कम होगा तो मेरा एनपी कम होगा, एनपी कम होगा तो मेरा इनकम टैक्स कम हो जाएगा. Am I clear? तो इन शॉर्ट मैंने क्या सोचा यार, ऊपर के 3 तो है ही नहीं, फॉरगेट जीएसटी, पर मैं अपनी बुक्स में दिखा देती हूँ. बुक्स में दिखा दिया तो आई थॉट कि लेट मी सेव माय जीएसटी ऑल्सो, नाउ लेट मी सेव माय इनकम टैक्स ऑल्सो. तो भैया चोरी करनी है तो पूरी चोरी करो, मतलब फिर कहीं भी कुछ शो नहीं करना, फिर इनकम टैक्स का भी नुकसान उठाओ नहीं. तो अगर आपने यहाँ दिखा दिया है तो कहीं ना कहीं आपको ऑडिट में पकड़ा जाएगा. Am I clear? 12.3 क्लियर हुआ? 12.3 यहाँ तक क्लियर हुआ? मैंने बहुत डेप्थ में ऑलरेडी पढ़ा के रखा है, मैं फटाफट गो थ्रू कर रही हूँ. सिर्फ यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? प्लीज रिप्लाई. एनी कंफ्यूजन टिल हियर? ओके. ओके. हमें 12.4 बोला था मैंने, बहुत डेप्थ में हमें वाउचर्स के नहीं जाना है. वाउचर बेसिकली क्या होता है? वाउचर के अगेंस्ट आप सामान खरीदते हैं, तो अगर नाउ टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर क्या होगा? सिंपल, जब वाउचर इश्यू करते वक्त अगर सप्लायर को मालूम है कि इसके अगेंस्ट क्या रिडीम होने वाला है, अगर वाउचर इश्यू करते वक्त सप्लायर को मालूम है इसके अगेंस्ट क्या रिडीम होने वाला है, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई. Am I clear? बट अगर वाउचर इशू करते वक्त सप्लायर को मालूम नहीं है कि इसके अगेंस्ट क्या इशू होने वाला है, इन दैट केस डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई. लॉजिक है ये
कि अगर मुझे मालूम है कि शर्ट का वाउचर है, इससे शर्ट ही इशू होगा, तो मुझे मालूम है कि मुझे जीएसटी का रेट क्या लगाना है, तो मैं आज ही लगा दूंगी। पर अगर मैं बोल इससे कुछ भी खरीद सकते हो आप, शर्ट है, शूज है, बुक्स है, कुछ भी खरीद सकते हो, तो सबका रेट अलग अलग है। तो टुडे आई डोंट नो व्हाट रेट आर यू गोइंग टू अप्लाई, या टुडे आई डोंट नो व्हाट आर यू गोइंग टू बाय। व्हेन आई डोंट नो व्हाट आर यू गोइंग टू बाय, तो मुझे ये नहीं मालूम कि मैं कौन सा रेट लगाऊंगी। एम आई क्लियर? इसलिए हमें किसके लिए वेट करना पड़ता है? रिडेम्पशन के लिए। ओके, एम आई क्लियर? then हम 12.5 पढ़ा था रेसिडुअल केस। रेसिडुअल कब लगेगा? जब 12.2 से लेके 12.4 तक पिछले सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? सिंपल लॉजिक है यार। 12.2 की एंड 12.3 की बात करते हैं, 12.4 छोड़ दो, वो वाउचर है। 12.2 एंड 12.3 की बात करते हैं। 12.2 भी बोलता है डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ रेजिंग द इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट। 12.3 भी बोलता है माल कब आ गया, पेमेंट कब हुआ। 31 डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, मतलब हमें इनवॉइस की डेट चाहिए, पेमेंट की डेट चाहिए। गेट माय पॉइंट ना? हमें किसकी डेट चाहिए? इनवॉइस की डेट चाहिए, पेमेंट की डेट चाहिए। मतलब मैं सामने वाले बंदे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन तो करना पड़ेगा। अगर सामने वाले बंदे ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया, मतलब कहीं ना कहीं बंदा चोरी कर रहा है। मैंने इसका एग्जाम्पल भी पढ़ाया था। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्या चल रहा है? इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन किसका होता है? जिसने कोई ना कोई चोरी करी है। एम आई क्लियर? तो सिंपल है। इन दैट केस अगर आपको रिटर्न फाइल करना है, दैट मीन्स इफ यू आर रजिस्टर्ड सप्लायर, देन due date of filing the return, and if you are not a registered supplier, then in that case the date on which you pay the GST. am I clear? am I clear? मैंने एग्जांपल दिया था यहाँ पे, एग्जांपल वापस पढ़ रही हूँ मैं। इन्वेस्टिगेशन रिवील्स क्लैंडस्टाइन, व्हाट इज क्लैंडस्टाइन? सीक्रेट। क्लैंडस्टाइन का मतलब क्या है? सीक्रेट रिमूवल ऑफ गुड्स बाय सप्लायर who is not registered under GST. That means इसके लिए कोई due date of filing the return नहीं है, because that this person is not registered under GST. The evidence is in the form of noting of an undated and some corroborative material. The supplier voluntarily pays tax during the investigation to close the case. The time of supply will be the date on which the tax is paid. As being unregistered, the supplier is not required to file any periodical returns. Am I clear? Am I clear? हमने बहुत डेप्थ में समझा था ये भी। हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने 12.6 पढ़ा था। 12.6 की बात कर रहा था, इंटरेस्ट की बात कर रहा था। बॉस, मैंने आपको ऑलरेडी वैल्यूएशन चैप्टर के सेक्शन 15(2)d में बताया है, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी इज गोइंग टू बी एडेड इन द वैल्यू। और हमने ये भी समझ कर रखा था वहां पे कि वो जो भी इंटरेस्ट आता है वो इंक्लूडिंग टैक्स होता है, वो कम टैक्स होता है। इंटरेस्ट इज कम टैक्स, मतलब इट इज इंक्लूडिंग टैक्स। तो वो तो इश्यू हमारा वहां रिजॉल्व हो गया था। यहाँ हमारा इश्यू क्या था कि मैं इंटरेस्ट का टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानूं। हमने इसके लिए प्रैक्टिकल भी किया था, हमने इसके लिए प्रैक्टिकल भी सॉल्व किया था। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये पूरा प्रैक्टिकल भी हमने सॉल्व किया था कि बॉस, माल का सप्लाई का टाइम ऑफ सप्लाई अलग होगा। इंटरेस्ट के केस में टाइम ऑफ सप्लाई जिस दिन हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी सेक्शन 15 में पढ़ के आ चुके हैं। एक्चुअल इंटरेस्ट विल बी एडेड, नॉट द नोशनल इंटरेस्ट। तो मुझे मालूम नहीं है ना कि मुझे इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सामने वाला बंदा मुझसे नेगोशिएट कर ले, हो सकता है कि मैं इंटरेस्ट वेव ऑफ कर दूं। एम आई वेरी क्लियर? एम आई वेरी क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट? यहां तक कोई कंफ्यूजन? सो वी आर डन विथ सेक्शन 12। वी आर डन विथ सेक्शन 12। नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 13। सेक्शन 13 किसकी बात करता है? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आई होप यू विथ मी। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगेन, सेक्शन 13 समझने के पहले हमें यह देखना पड़ेगा, हमें सर्विसेज के केस में इनवॉइस कब इशू करना है। सेक्शन 31 deals with invoice. सेक्शन 31 डील्स विद इनवॉइस, जिसमें हमने 31(1) पढ़ लिया एंड 31(4) पढ़ लिया है। 1 टॉक्स अबाउट वन टाइम सप्लाई ऑफ गुड्स and 4 talks about continuous
सप्लाई ऑफ गुड्स। समझ में आ रहा है? हमने ऑलरेडी ये दो सेक्शन पढ़ के आ चुके हैं। ये दोनों किसकी बात करता है? गुड्स की बात करता है। अब हमें किसका पढ़ना है? सर्विसेज का पढ़ना है। तो लेट्स अंडरस्टैंड। Time of supply of service, section 13. Boss, I want you to remember all the sections. हमने सेक्शन 7 पढ़ा सप्लाई, सेक्शन 8 पढ़ा कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, सेक्शन 9 पढ़ा चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 10 पढ़ा कंपोजिशन स्कीम, 11 मैंने अब तक नहीं पढ़ाया है, 12 इज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, 13 is time of supply of services, 14 is not in your syllabus, 15 is valuation. और कहाँ आपको सबसेक्शन पढ़ना है वो भी बताती जा रही हूं मैं। मतलब बॉस इट्स ऑल योर कि मेरे को याद नहीं होता है, इट्स ऑल योर, सब दिमाग मतलब आपका खुद का है। अगर आपके दिमाग में है कि कोई चीज करना है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, इट्स जस्ट डिटर्मिनेशन इज रिक्वायर्ड। मतलब बी फोकस, मार्क्स चाहिए, सेक्शंस कोट करो, इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब मार्क्स। और सेक्शन लास्ट डे पे याद नहीं होगा, आप ये मान के चलो कि सेक्शन अगर मेरा याद नहीं हुआ है मतलब मेरा वो चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। मतलब start learning it from day one and you have sufficient time. July, August, September, October, completely 4 months in your hands. And you don't have to go anywhere. You have to sit at home and study. No traveling, nothing. Just पढ़ाई करना है। तो कहीं टाइम कुछ वेस्ट नहीं हो रहा है। बस प्लीज ये अपॉर्चुनिटी है, डोंट टेक इट एज इन व्हाई दिस इज हैपनिंग विद मी ओनली, व्हाई इन माय अटेम्प्ट ओनली, चक इट। Am I clear? This is an opportunity for you people. Grab it. Clear? I hope you're with me. Chalo. Now, time of supply of services. But before that, I should know कि services का invoice कब raise होना चाहिए. Section 31 subsection 2 prescribes, basically CGST आना चाहिए, SGST नहीं आता है। 31 किसकी बात कर रहा है? CGST की। Prescribes the following limits of issue of invoice. समझना। पहला, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, दैट इज वन टाइम सप्लाई की बात चल रही है 31(2) में, क्योंकि यहां भी हमारे पास कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, मतलब जिस दिन आपकी सर्विसेज क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई। जिस दिन आपकी सर्विसेज क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है, उसके 30 डेज में, उसके 30 डेज में यू हैव टू रेज द इनवॉइस। दिस इज 31(2)A। This is 31(2)A. 31(2)A बोलता है normally you should raise your invoice within 30 days from the date of completion of supply of service. For example, आज अगर 7, suppose for example अगर मैं बैंगलोर लेक्चर देने गई हूँ और मेरा आज लेक्चर खत्म हो गया, तो आज मेरा सर्विसेज का डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस है। अब कल से लेके 30 डेज के अंदर, कल से लेके 30 डेज के अंदर आई हैव टू रेज द इनवॉइस, आई हैव टू रेज द इनवॉइस। मतलब दिस इज अ टाइम पीरियड व्हेन यू हैव टू रेज द इनवॉइस। आप भले इमीडिएटली रेज कर दो, भले 30th डे रेज कर दो, बट 30th डे इज द लाइक लास्ट डे फॉर रेजिंग द इनवॉइस। मैं ये नहीं बोल रही कि आप उसके बाद रेज नहीं कर सकते, आप रेज कर सकते हो, बट फिर मेरा टाइम ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला बताऊंगी क्या होगा। Am I clear? But normally it is 30 days, exception only in 4 cases, exception only in 4 cases. In case of an insurance company, banking company, financial institution and NBFC, non-banking financial institution, इन सबको 45 days का टाइम पीरियड दिया है। Am I clear? I hope you're with me. Normally it is 30 days. 31 subsection 2 पढ़ रहे हैं हम लोग। टाइम ऑफ सप्लाई, इनवॉइस ऑफ सर्विस, इनवॉइस फॉर सर्विस पॉइंट। नॉर्मली यू हैव टू रेज इनवॉइस विद इन 30 डेज। नॉर्मली यू हैव टू रेज द इनवॉइस विद इन 30 डेज द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। कंप्लीशन के लिए हमने वर्ड क्या यूज किया है? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। But in case of insurance company, banking company, financial institution, NBFC, it is 45 days. अब देखना बच्चे गलती क्या करते हैं। चलो गलती 2 मिनट बाद समझ में आएगी, पर अभी ये ध्यान रखना। Am I clear? आगे C point. This is 31(2)B.
दिस इज 31(2)(b). 31(2)(a) 30 डेज की बात करता है। 31(2)(b) इन केस ऑफ 4 केसेस 45 डेज की बात करता है। नाउ यू हैव 31(2)(c). नाउ यू हैव 31(2)(c). क्या बोलता है? Where the supply of service is an insurer, numbering करो, insurer or a banking company or a financial institution including an NBFC or a telecom company or any other class, मतलब 6 लोगों की बात करिए। 31(2)(c) स्पेसिफिकली किसके लिए बात करिए? 6। अभी तो वेट, पहला इंश्योरेंस कंपनी, सेकेंड बैंकिंग कंपनी, थर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फोर्थ एनबीएफसी, फिफ्थ टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी, लास्ट इज एनी अदर। एनी अदर मैंने आपको हमेशा बोला है, गवर्नमेंट कभी भी रिजिड सेक्शंस, रिजिड प्रोविजंस नहीं बनाता है, हमेशा स्कोप खुला रखता है, इससे एक्सेट्रा होता ही होता है। दिस आर सप्लायर्स मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस बिटवीन डिस्टेंट पर्सन। समझना, ये सर्विस किसको दे रहे हैं? अपने डिस्टेंट पर्सन को दे रहे हैं। मैं आपको ऑलरेडी जब सप्लाई चैप्टर पढ़ा रही थी, मैंने आपको डिस्टेंट पर्सन का मतलब समझाया था। हु कैन टेल मी कौन होते हैं डिस्टेंट पर्सन? जल्दी बताओ, मैंने हाइड कर दिया, आंसर करो। हु कैन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय टर्म डिस्टेंट पर्सन? जल्दी बताओ, आंसर आंसर आंसर, जल्दी बताओ, फास्ट, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए यार। Who can tell me the meaning of distant person? Waiting. 5 more seconds. Tick tick 5. Tick tick 4. Tick tick 3 आ गया। 2 or more taxable person rested in same pan. Okay. Supply in different states. No, supply in different states or union territory won't work. ये तो मैं different. This is called as interstate supply. If you are saying me supply in different state, that means it is interstate supply. आगे बोलो ना। तो इन शॉर्ट बेसिकली पीपल, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज बोलूं, पीपल हु आर हैविंग डिफरेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर बट विद द सेम पैन नंबर। मेरा बॉम्बे में एक ऑफिस है, मेरा ऑफिस एक एमपी में, मतलब आई हैव वन ऑफिस इन महाराष्ट्र, आई हैव वन ऑफिस इन मध्य प्रदेश। मेरे पास दोनों जगह का डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, बिकॉज जीएसटी स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन नंबर। जीएसटी इज कंपल्सरी, आपको स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन नंबर लेना कंपल्सरी है। तो महाराष्ट्र का नंबर अलग होगा, एमपी का नंबर अलग होगा, 2 डिफरेंट जीएसटी नंबर, पर इस जीएसटी नंबर के अंदर पैन नंबर होता है और दोनों का सेम होगा। क्लियर? तो बेसिकली 31(2)(c) बोल रहा है कि ये 6 कौन 6? इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, टेलीकॉम ऑपरेटर और एनी अदर क्लास making taxable supply of service between whom? Between distant person। क्या लिखा है? distant person का define भी क्या है? Supply between head office and branch, or supply between different branches, that is with whether one state or union territory, or more than one state or union territory। मतलब 31(2)(c) कब लगेगा? सेक्शन 31(2)(c) कब लगेगा? 2 कंडीशंस है। पहला, either you should be what? An insurance company. Second, banking company. Third, financial institution. Fourth, NBFC. Fifth, telecom operator. And sixth, any other specified by government. Second condition, supply between distant person। supply between distant person मतलब पहली बात, सप्लायर यही 6 होने चाहिए, सप्लायर यही 6 होने चाहिए। और दूसरी बात, ये 6 किसको सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज? डिस्टेंट पर्सन को। मतलब एसबीआई महाराष्ट्र गिविंग सर्विसेज टू एसबीआई
मध्य प्रदेश. I hope you are getting my point. Am I clear? SBI banking company. Am I clear? SBI banking company giving services to another same, giving services another state to the same company. Am I clear? Distinct person हुआ कि नहीं हुआ? मतलब पहली बात आप चेक करो कि क्या तुम्हें 6 की लिस्ट में आते हो कि नहीं आते हो. और दूसरी बात, तुमने सर्विस किसको दी. अगर ये दोनों कंडीशंस साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होती है, अगर ये दोनों कंडीशंस साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होती है, देन ओनली 31(2)(c विल बी अप्लाइड. अब मैं क्लियर. 31(2)(c हर केस में अप्लाई नहीं होता है. ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इनवॉइस कब रेज होगा. टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस अर्लियर ऑफ द 2 डेट्स. 2 डेट्स दी है, उसमें जो भी अर्लियर है दैट इज द लास्ट डेट ऑफ रेजिंग द इनवॉइस बिफोर or the time the supplier records the invoice in his books of accounts or before the expiry of the quarter during which the supply was made. समझना, लैंग्वेज का खेल है. पहला, before or at the time the supplier records the invoice in his books of accounts. जिस दिन supplier अपने बुक्स में, जिस दिन supplier अपने बुक्स में क्या करता है, इनवॉइस की एंट्री कर देता है. मतलब इनवॉइस बना दिया. जिस दिन सप्लायर अपने बुक्स में क्या कर देता है, इनवॉइस की एंट्री कर देना, मतलब इनवॉइस बना देना. डेट ऑफ इनवॉइस आज, बेसिकली जिस दिन मैंने इनवॉइस रेज किया है वही मेरे बुक्स में एंट्री होगी. और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर ड्यूरिंग विच द सप्लाई वाज मेड. एग्जांपल देखो समझ में आता है. सपोज केस वन मैंने 20th दिसंबर को सप्लाई किया. सप्लाई कब किया मैंने, 20 दिसंबर को मैंने सप्लाई किया. एंड इनवॉइस रेज हुआ है मेरा 5 जनवरी को मैंने इनवॉइस रेज किया. मैं क्लियर. अब इन्होंने क्या बोला, पहला पॉइंट क्या बोलता है, बिफोर और एट द टाइम सप्लायर रिकॉर्ड्स द इनवॉइस. सप्लायर ने इनवॉइस जिस दिन बनाया है बेसिकली वही मेरी एंट्री डेट हो गई. मैं क्लियर. वो डेट या ये सप्लाई कौन से क्वार्टर का है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर. ये सप्लाई कौन से क्वार्टर का है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर. तो सप्लाई जिस क्वार्टर को बिलोंग करता है, सप्लाई 20 दिसंबर, सप्लाई जिस क्वार्टर को बिलोंग करता है उसका लास्ट डे 31 दिसंबर. मतलब 31 दिसंबर और 5 जनवरी whichever is earlier. आपको इस दिन तक इनवॉइस रेज कर देना चाहिए. वापस रिपीट कर रही हूँ, समझो. पहले लैंग्वेज पढ़ो. द डे सप्लायर रिकॉर्ड्स द इनवॉइस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर ड्यूरिंग विच द सप्लाई वाज मेड. बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर. क्वार्टर कब एक्सपायर होता है, लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर गेट्स एक्सपायर. तो उस दिन या उसके पहले. एम आई क्लियर. तो क्या बोला है, केस 1 मैंने क्या दिया आपको. चलो एक और केस लेते हैं, केस 2. सपोज 10 सितंबर को मैंने सप्लाई किया. 10 सितंबर को मैंने क्या किया, सप्लाई किया. मैंने 15 अक्टूबर को क्या किया, इनवॉइस रिकॉर्ड कर दिया. एंड सितंबर, आई होप विथ मी, सितंबर कौन सा है, सेकेंड. अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर. जुलाई अगस्त सितंबर मतलब ये मेरा थर्ड क्वार्टर है. सॉरी, ये मेरा सेकेंड क्वार्टर. कौन सा क्वार्टर है मेरा, सेकेंड क्वार्टर है. कब इसका लास्ट डेट आएगा, 30 सितंबर को ये क्वार्टर का एंड हो जाता है. तो इनका कहना है जिस दिन क्वार्टर एक्सपायर होता है उस दिन के पहले, जिस दिन आप बुक्स रिकॉर्ड करते हो whichever is earlier में 30 सितंबर. आई होप यू विथ मी, आई होप यू विथ मी. बेसिकली कहीं ना कहीं लॉजिक ये है इसका कि क्वार्टर एंडिंग पे काम चलता है इनका. तो क्वार्टर तक बुक्स क्लोज कर दो. एवरी क्वार्टर की बुक्स क्वार्टर तक, मंथली भी होता है पर दे आर कीपिंग अ ट्रैक ऑन क्वार्टरली बेसिस. तो अगर सितंबर का है तो 30 सितंबर तक इनवॉइस रेज कर दो. एम आई क्लियर. ये समझा मैं क्या बोल रही हूँ, ये लैंग्वेज समझी क्या, ये लैंग्वेज समझी जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ. लैंग्वेज समझी कि नहीं समझी, आंसर 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 आंसर. लैंग्वेज समझी, ऑल
ओके, तो बेसिकली बहुत एक्सेप्शनल केसेस है, मतलब बहुत कॉमन प्रोविजन नहीं है। अभी तक मैंने इसका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देखा, बट यू नेवर नो। मेरा तो मानना है आईसीआई पेपर डिफिकल्ट कैसे कर देती है, आईसीआई फिर वो क्वेश्चन पूछ लेगी जो कभी भी नहीं पूछा, तो बच्चों का ध्यान वहां पे जाता ही नहीं है। मैं क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, अगर आप 5 कौन से 6 सप्लायर्स हो, कौन से 6, if you're an insurance company, banking company, financial institution, NBFC, telecom operator and others, किसको सप्लाई दे रहे हो, अपने डेस्टिनेशन पर्सन को सप्लाई दे रहे हो, तो आपको इनवॉइस कब रेज कर देना चाहिए, जैसे आप इनवॉइस बुक्स में एंट्री करोगे, या उस सप्लाई जिस क्वार्टर का है उसका जिस दिन क्वार्टर एक्सपायर जाता है, इन 2 डेट्स में से विच एवर इज अर्लियर। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ओके, तो अभी हमने 31 सबसेक्शन 2 पढ़ा, 31 सबसेक्शन 2 पढ़ा। एम आई क्लियर? तो ये इलस्ट्रेशन देखते हैं हम लोग। मिस्टर आर एन आर्किटेक्ट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग। आर्किटेक्ट के ऊपर मुझे बताओ, पहली बात तो 31(2)A लगेगा कि 31(2)B लगेगा कि 31(2)C लगेगा? आंसर, आर्किटेक्ट पे क्या लगेगा, 31(2)A कि 2B टू 2C? जल्दी बताओ, डोंट टेक सो मच टाइम, एकदम इंस्टेंट आंसर चाहिए यार, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए मुझे। आर्किटेक्ट के केस में क्या लगेगा, 31(2)A 2B 2C? I am not getting all the people answering. How come 31(2)C यार? How can you give me this answer? 31(2)C किसके लिए यार, मतलब 31(2)C इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी या टेलीकॉम। क्या आर्किटेक्ट यहाँ आता है? क्या आर्किटेक्ट यहाँ आता है? आर्किटेक्ट के लिए 31(2)A लगेगा। 2B भी अगर मैं बोलूं, 2B भी किसके लिए लग रहा है? सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड एनबीएफसी। बस ये गलती एक्सेप्ट, दिस इज नॉट गलती, दिस इज नॉट गलती। गलती वो होती है जो आपको, आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा ट्रिकी प्रोविजन है तो थोड़ा समझने में टाइम लगता है। दिस इज, यू डोंट हैव प्रेजेंस, लाइक यू आर फिजिकली देयर इन द क्लास, मेंटली एब्सेंट इन द क्लास। If you're giving me this answer, that means you're physically in the class and mentally absent. And if you see, ma'am, I was about to write A, but गलती से C लिखा गया, you had enough time to correct it also. Am I clear? So please don't give me such answers. आर्किटेक्ट के लिए इट इज 30 days. Am I clear? सप्लाई कब किया बंदे ने? 15 अक्टूबर को सप्लाई किया। उसे इनवॉइस कब रेज कर दिया? 18 अक्टूबर को ही रेज कर दिया। सिंपल सिंपल, इस क्वेश्चन का सब मुझे इतना जवाब दो, हैज ही रेज इनवॉइस टाइमली? यस। एम आई क्लियर? उसको तो 30 days था, 30 days फ्रॉम 15 अक्टूबर। मतलब, और अंडरस्टैंड करना, डेज और मंथ्स में फर्क होता है। जब मैं 30 days बोलती हूँ मतलब 30 days होता है। मंथ कैन बी 30 days ऑल्सो, 31 days ऑल्सो, 29 days ऑल्सो एंड 28 ऑल्सो। तो इफ आई एम सेइंग यू डेज, यू हैव टू काउंट ऑन योर फिंगर्स। If I'm saying you days, you have to count on your fingers. Am I clear? अगर कहीं मंथ का प्रोविजन आया तो मैं बताऊंगी मंथ कैसे काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 15 अक्टूबर को सप्लाई हुआ है, 15 अक्टूबर को कंक्लूड नहीं करेंगे, एंड आई काउंटेड। सी, पूरे पेपर में आई थिंक मैक्सिमम 2 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें तुम्हें काउंटिंग करना पड़े। एक तो टाइम सप्लाई में आ सकता है और एक इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए आ सकता है। 2 क्वेश्चन के लिए क्या आप 2 मिनट अपने फिंगर्स पे काउंटिंग करके नहीं दे सकते हो? एम आई क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? एम आई क्लियर? तो आई हैव अ हैबिट दैट मेरी एवरी फिंगर हैज 3। बचपन में आई थिंक मुझे पता नहीं ऐसे सिखाया गया था, एवरी फिंगर पे 3 काउंट होता है, 1 2 3 4 5 6। आई एम मेकिंग यू लर्न ऑल दिस। मतलब इन शॉर्ट 5 फिंगर्स पे 5 into 3 15 होता है। तो दिमाग में मेरे बैठा हुआ है कि मैं एक फिंगर पे सिर्फ 3 ही काउंट करती हूँ, थंब हो या फिंगर हो। 15 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर को हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम 16 से जाएंगे। 16 17 18, 16 17 18, 19 20 21, 22 20 24, 25 26 27, 20 29 30
अक्टूबर का माइनस 31st, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th नवंबर को मेरे 30 डेज होते हैं। 14th नवंबर तक इनवॉइस रेज हो जाना चाहिए विद इन 30 डेज। 14th नवंबर तक मेरा इनवॉइस चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर तक इनवॉइस रेज हो जाना चाहिए। दिस इज माय लास्ट डेट फॉर रेजिंग द इनवॉइस, बट व्हेनेवर आई रेज इनवॉइस 18 अक्टूबर। एम आई क्लियर? हम आगे प्रोविजन अभी नहीं पढ़ रहे क्योंकि मैंने आपको आगे प्रोविजन बताया नहीं, मैं इलस्ट्रेशन 3 में आगे नहीं दिखवा रही हूँ। ओके, इलस्ट्रेशन 6 3 नहीं सॉरी इलस्ट्रेशन 5 इलस्ट्रेशन 6 सिंडिकेट बैंक्स प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स। डेट ऑफ सप्लाई कितना है 15 अक्टूबर। इनवॉइस कब रेज किया है 20/11। ये तो चलो मैंने लिख दिया, ये मैंने लिख दिया। अगर ये क्वेश्चन में नहीं होता तो बच्चा क्या गलती करता है बताती हूं। तुमने देखा कि 15 अक्टूबर को तुमने सर्विस दी है और तुम सीधे 30 दिन काउंट करने जाते हो, और 30 दिन 15 अक्टूबर से कब होते हैं 14 नवंबर को होता है। हमने अभी कैलकुलेशन किया है, आई होप विथ मी। 15 अक्टूबर से 30 दिन कब होते हैं 14 नवंबर को होते हैं। और तुम देखोगे कि मैंने इनवॉइस कब रेज किया है 20/11 को, मतलब 20th नवंबर को, और तुम आउटराइटली बोल दोगे कि नो मैम यू हैव नॉट रेज इनवॉइस टाइमली। गलती कर गए। ये क्या है बैंकिंग कंपनी बस 31(2)(b applies on banking company, insurance company, financial institution and NBFC। ये 4 पे 31(2)(b लगेगा एंड 31(2)(b ने आपको कितने डेज दिए 45 डेज दिए हैं। कितने डेज दिए हैं 45 डेज हैव गिवन टू यू पीपल। आई होप यू आर गेटिंग मी। यस, अगर ध्यान नहीं दोगे छोटे आप इसमें, अगर तुमने ये ध्यान नहीं दिया तो जब मैं आगे प्रोविजन बताऊंगी टाइम और सप्लाई का, तुम यहाँ गलती कर दोगे तुम्हारे हिसाब से, तो तुमने वो वाला प्रोविजन ऑप्ट करोगे जिसमें आपने इनवॉइस टाइमली रेज नहीं किया है। But here I have raised my invoice timely because I have been given 45 days. तो मेरा 14 नवंबर इज 30 days, देन मुझे और 15 दिन काउंट करना है 45 करने के लिए। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 20, 29 नवंबर तक इफ आई रेज इनवॉइस आई हैव रेज इनवॉइस टाइमली। और यहाँ पे मैंने 20th नवंबर तक रेज किया, दैट मींस आई हैव रेज विद इन द गिवन टाइम पीरियड। जस्ट बिकॉज यू हैव इग्नोर्ड सिंडिकेट बैंक, तो आपको ये क्लिक ही नहीं हुआ कि 31 बच्चों के दिमाग में 30 डेज भरा हुआ है। आई होप यू गेटिंग मी। प्लीज ऐसे ब्लंडर्स करके मत आना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आई होप यू गेटिंग मी। एक्सप्लेन करो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, नाउ 31(4) पढ़ा हमने। 31(4) किसकी बात कर रहा था? इनवॉइस फॉर वन टाइम सप्लाई ऑफ सर्विस। इनवॉइस फॉर वन टाइम सप्लाई ऑफ सर्विस हमने 31(1) पढ़ा, हमने 31(2) पढ़ा। सी बॉस वापस रिवाइज करवा रही हूं, सेक्शन 31 पढ़ते जाते लिखते जाना चाहिए। 31(1) हो गया हमारा, 31(2) हो गया हमारा, 31(4) हो गया हमारा। 1 is goods one time, goods one time, then 2 is services one time, then 3 क्या होगा अभी नहीं आने वाला है। 4 is continuous in case of goods, continuous in case of goods। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं continuous in case of services। हम पढ़ने जा रहे हैं 31(5) continuous in case of services। Am I clear? देखा जाए तो हम सेक्शन 31 कंप्लीट करते जा रहे हैं, फिर भी मैं नेक्स्ट चैप्टर टैक्स इनवॉइस नहीं लूंगी, मैं एग्जामिशन लूंगी। ठीक है, हम जब वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम वापस रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि मेरे एज ऑफ नाउ इफ यू आस्क मी द 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लेफ्ट। वन इज एग्जामिशन, वन इज आईटीसी एंड वन इज रजिस्ट्रेशन।
इन तीनों का वेटेज अगर मैं 5 मार्क्स का भी लेके चलूँ तो 15 मार्क्स का वेटेज है हमारा. Am I clear? 15 marks from this chapter. And you must have seen my notes, almost 70-80 pages only for exemption. 70-80 पेजेस ओनली फॉर एग्जामिनेशन, और उतने ही 70-80 पेजेस हमें आईटीसी के भी मिलेंगे. Am I clear? Honestly speaking, after doing this notes, you have to just go and see RTP. Though I will be giving you question of RTP separately. I will be giving questions of RTP, mock test papers, past exam question papers separately. But वो मैं करूं, that is secondary. That is your job. कि बॉस मैम मेरा चैप्टर हो गया है, now let me go and see the RTP. हाँ, बस RTP में प्रॉब्लम क्या है, चैप्टर वाइज नहीं है, इट इज लाइक मिक्स. तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर को क्वेश्चन बिलोंग करता है. सेम गोज विद क्वेश्चन पेपर. थोड़ी मेहनत करो. अभी मेहनत करने का हमारे पास पूरा टाइम है बॉस. ये मेहनत जुलाई मंथ में ही होती है. आप सोचो कि आप आरटीपी अक्टूबर मंथ में खोलोगे, कुछ नहीं होने वाला है. Am I clear? RTP past exam question papers should be a part of your study on daily basis. Am I clear? I have covered everything. मैं एक्स्ट्रा चीज भी कवर करती जा रही हूँ. मतलब नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है. हाँ, क्वेश्चंस देखो. क्लियर? Clear? Okay. So now let's come to 31 subsection 5. CGST Act prescribes the following limits for issue of invoice in case of continuous supply of services. In case of continuously basically देखा जाए, basically हमको continuous supply of service की definition अगर मैं बताऊँ, यहाँ मैंने लिखी नहीं है. Continuous supply of services की definition normally बोला जाता है जिस सर्विसेज को कंप्लीट होने में 3 मंथ से ज्यादा का टाइम लगता है, which takes more than 3 months. For example, कोचिंग. आज अगर आपसे मैं बात करूं, अगर आपने सपोज किसी के 10th स्टैंडर्ड की कोचिंग ज्वाइन करा है, तो दैट पर्टिकुलर क्लासेस इज गोइंग टू गिव यू कोचिंग फॉर अ ईयर. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? दैट मीन्स क्या हो रहा है, दैट दे आर गोइंग टू गिव यू सर्विसेज फॉर मोर देन 3 months. They are going to give you services for more than 3 months. तो इसे क्या कहा गया है, continuous supply of service. Continuous supply of service का मतलब क्या होता है, which services gets over after, like it takes more than 3 months. Over तो नहीं बोलना चाहिए, it is more than 3 months. जिसको कंप्लीट होने में 3 months से क्या लगता है, ज्यादा लगते हैं. It's called as continuous supply of service. और उसी डेफिनेशन में देख रखा है, गवर्नमेंट ने अगर किसी सर्विसेज को डिक्लेयर कर दिया है, गवर्नमेंट ने अगर किसी सर्विसेज को क्या कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है. क्या डिक्लेयर कर दिया है, दैट दिस इज अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, तो बात खत्म. फिर 3 months नहीं देखेंगे बॉस. गवर्नमेंट के आगे कौन, जिसने रूल बनाए हैं, जिसने सेक्शन बनाए, उन्होंने बोल दिया कि ये है तो है. तो ना दिल लगाने का ना दिमाग लगाने का. गवर्नमेंट ने बोल दिया ना अल्कोहलिक लिकर ऑफ ह्यूमन कंजम्पशन पे नो जीएसटी, कॉन्स्टिट्यूशन ने मना कर दिया ना, तो ना दिल लगाने का ना दिमाग लगाने का. वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में मना कर दिया ना, जब बोल दिया बात खत्म. देन यू शुड नाइदर अप्लाई योर ब्रेन ना हार्ट. Am I clear? Am I clear? तो कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस में 3 कैटेगरी है. फर्स्ट, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल. अगर ड्यू डेट मालूम है, एक एग्जाम्पल मैंने देके रखा है कि नहीं देके रखा है, नहीं देके रखा है, मतलब वो एग्जाम्पल हमारा इनवॉइस वाले चैप्टर में आएगा कि अगर मालूम है कि ड्यू डेट की इस दिन पे, बेसिकली क्या होता है, कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस का बेसिक कॉन्सेप्ट बताती हूँ. कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस के केस में सप्लाई सर्विस देता जाता है और रिसिपेंट को बोला गया है कि आप पेमेंट करते जाओ. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मंथली जो ट्यूशन लेता है, जो 10th स्टैंडर्ड की सपोज 11th स्टैंडर्ड की घर पे ट्यूशन ले रहा है, वो साल भर ट्यूशन लेगा. और उनका क्या होता है, हर महीने का पैसा हर महीने अगले महीने की 2 तारीख तक आ जाना चाहिए. अप्रैल का पैसा 2 मई को आ जाना चाहिए. मई का पैसा 2 जून को आ जाना चाहिए. मतलब क्या, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल है. यस, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल. बोल के रखा है कि एवरी मंथ की सर्विस का पेमेंट शुड बी देयर बाय 2nd of next month. इफ ड्यू डेट इज असर्टेनेबल, तो आपको इनवॉइस का बेस होना चाहिए ऑन और बिफोर द ड्यू डेट. आप इनवॉइस बना के दे दो ना 2 तारीख के पहले कि बॉस मार्च महीने में आपको मैंने पढ़ा है 10,000 रुपए मंथली फीस है, 10,000 रुपए का इनवॉइस रेज कर दो. सेकेंड, अगर ड्यू डेट इज नॉट असर्टेनेबल, जैसे फॉर एग्जाम्पल सीए. आज एक सीए क्या कर रहा है, सीए कंसल्टेंसी की सर्विसेज दे रहा है टू हिज क्लाइंट, और ऐसा कोई पेमेंट का ड्यू डेट नहीं होता है, बहुत रेयरली होता है. क्लाइंट अपने हिसाब से पेमेंट को, कि यू आर डीलिंग विद दैट क्लाइंट फ्रॉम इयर्स.
एक ही क्लाइंट आपका 15-15, 20-20 साल पुराना, मतलब एक बार आपके पास किसी क्लाइंट की फाइल आ जाती है ना, तो 99.99% केसेस में वो फाइल वापस नहीं जाती है, इट इज विथ यू ओनली। तो इन दैट केस सपोज कंसर्न पर्सन की फाइल आई, उनके बच्चे मतलब देन द फाइल विल रिमेन विथ यू ओनली। मैं कह रहा तो अब आपसे रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, तो यू डोंट कीप ऑन आस्किंग मनी, सामने वाला बंदा अपने हिसाब से देता भी जाता है। तो इस केस में कोई ड्यू डेट एसर्टेनेबल नहीं है, कोई पेमेंट की ड्यू डेट ही नहीं होती कि भैया इसी दिन पेमेंट आ जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन दैट केस बिफोर और द टाइम व्हेन सप्लायर ऑफ सर्विस रिसीव्स द पेमेंट, उस केस में फिर कैसा हो जाता है, व्हेन देयर इज नो ड्यू डेट एसर्टेनेबल, तो मैं क्या करूंगी, जब क्लाइंट मुझे पैसा देने आएगा कि ओके मैडम आज 15,000 ले लो आप, मैंने कहा ठीक है दे दो, तो मैं क्या बोलूंगी, ये 15,000 का इनवॉइस रेस कर दो, ये 15,000 का क्या कर दो, इनवॉइस रेस कर दो, और 15,000 की इनको रसीद दे दो कि इन्होंने 15,000 का हमको पेमेंट कर दिया। Am I clear? So when due date is not ascertainable, in that case, when the supplier receives the money from the recipient, that will be the date on which or before you should raise the invoice. Am I clear? Am I clear? And third, the payment is linked to the completion of an event. Payment किससे लिंक है, इवेंट से। ये बेसिकली आपने पता ये कहाँ देखा होगा, कंस्ट्रक्शन सर्विस में। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, सपोज आपने कहीं फ्लैट बुक किया है और अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में फ्लैट बुक किया, अब क्या होता है, पेमेंट की बात आती है, जो बिल्डर होता है वो पेमेंट मांगेगा। तो जब आप फ्लैट बुक करने जाते हो ना, तो आप उनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछते हो कि पेमेंट कंडीशन क्या है, पेमेंट की कंडीशन क्या है। मैं अगर फ्लैट बुक करता हूँ, ये 1.5 करोड़ का मकान है, मैं 1.5 करोड़ आज तो देने से रहा, अभी तो जमीन ही है, अभी तो खुदा ही नहीं है कुछ भी, तो मैं आज तो आपको कुछ भी पेमेंट करने वाला नहीं हूं। तो मुझे बताओ आपकी पेमेंट के क्या, आपके पेमेंट के मुझे बताओ आपकी पेमेंट की कंडीशंस क्या है, गेट योर पॉइंट। उस केस में फिर क्या होता है, उस केस में वो दिखाते हैं कि बॉस आज आप फ्लैट बुक करोगे तो आपको 1,00,000 रुपए, 51,000 रुपए तो आपको एक बोलना चाहिए बुकिंग अमाउंट देना पड़ेगा। उसके बाद जब पहला फ्लोर हो जाएगा तो इतना पेमेंट, फिर दूसरा फ्लोर हो जाएगा तो इतना पेमेंट, तीसरा फ्लोर हो जाएगा तो इतना पेमेंट। तो जैसे ही पहला फ्लोर बन जाता है, बिल्डर आपको इनवॉइस रेज कर देता है कि पहले फ्लोर तक आपको 15% पेमेंट करना था, तो 1 करोड़ का 15% 15 लाख रुपए, आप 15 लाख का पेमेंट कर दो। मतलब मेरा पेमेंट किससे लिंक है, इवेंट से लिंक है। पेमेंट किससे लिंक है, इवेंट से लिंक है। वो इवेंट हो गया तो बिल्डर का आपको इनवॉइस आ ही जाएगा। Am I clear? तो आपको इनवॉइस कब रेज करना चाहिए, ऑन और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द इवेंट। Am I clear? बहुत सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं आता। इज दिस क्लियर? इज 31 सबसेक्शन 5 क्लियर इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज? ओके, 31.6 ऑलमोस्ट देखा जाए तो हमारा 31 सेक्शन हो गया, ऑलमोस्ट 31.3 छोड़ के देखा जाए ऑलमोस्ट हो गया। एक्चुअली प्रैक्टिकली आई शुड हैव टेकन दिस चैप्टर। लेट मी सी, देखते हैं। अभी तो मैं एग्जामिशन स्टार्ट करूंगी, बीच में अगर मुझे लगेगा कि एग्जामिशन थोड़ा सा हैवी हो रहा है, आई मे शिफ्ट टू दिस चैप्टर, विल कम बैक टू एग्जामिशन, मैं विल सी दैट। ओके, क्या लिखा है 31 सबसेक्शन 6 इशू ऑफ इनवॉइस। 31 सबसेक्शन 6 एक और इनवॉइस का सेक्शन की बात कर रहा है। इशू ऑफ इनवॉइस इन केस विद सप्लायर सर्विस सीजेस मतलब स्टॉप, सीज कर देना मतलब रोक दिया, स्टॉप कर दिया, अंडर कॉन्ट्रैक्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ सप्लाई। सप्लाई कंप्लीट नहीं हुआ, उसके पहले ही सप्लाई रोक दी। बहुत कॉमन है यार, हो जाता है। सपोज आज एक्स पर्सन कोचिंग कर रहा है, क्लासेस दे रहा है, और क्लासेस के बीच में पता चला इज नॉट कीपिंग वेल, तो उसने क्या बोला, ओके आई वोंट बी एबल टू कंटिन्यू। दिस इज वेरी कॉमन है, मतलब ऐसा नहीं बोलूं कि लोग ये एक एग्जाम्पल है, बट देयर कैन बी मेनी अदर एग्जाम्पल्स। आप सर्विस कंप्लीट नहीं कर पाए और आपको सर्विस बीच में रोकनी पड़ी, देयर कैन बी एनी कंडीशंस। अगर आपका इंटीरियर का काम चल रहा है, आर्किटेक्ट का काम चल रहा है, बंदा काम कर रहा था और आपके इंटीरियर के बीच में बात में अंडरस्टैंडिंग नहीं जमी, बीच में काम रुकवा दिया कि नहीं भैया छोड़ दे, तेरा मेरा नहीं चलने वाला। Am I clear? Am I clear? मतलब देयर कैन बी एनी रीजन, देयर कैन बी एनी रीजन, मतलब सामने वाले बंदे की सप्लाई सीज कर दी बिफोर कंप्लीशन ऑफ द सप्लाई। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, कब इनवॉइस रेज होगा, इशू ऑफ इनवॉइस इन केस with the supply of service ceases under contract before completion of supply। कब invoice raise करोगे, at the time when supply ceases,
जैसे आपकी सप्लाई से सिंपल वाली बात है, मैं क्या बोलूंगी, आज सपोज मैं कहीं कोचिंग दे रही हूँ, मेरा 20 दिन का लेक्चर था, 15वें दिन तक मैंने लेक्चर दिया, 16वें दिन मैंने लेक्चर देना बंद कर दिया, तो मैं क्या बोलूंगी, 15 दिन का पेमेंट करूं, जितना मैंने पढ़ाया है उतना तो पेमेंट करूं, गेटिंग माई पॉइंट नॉट, जितना मैंने पढ़ाया है उतना पेमेंट करूं, आई होप विथ मी। तो जिस दिन मैं सर्विस क्या कर दूंगी, सीज कर दूंगी, उस दिन तक का इनवॉइस रेज करके दूंगी कि नहीं करूंगी, एट द टाइम, जिस टाइम मैंने सीज कर दिया, दैट टाइम आई विल रेज इनवॉइस। और कितने अमाउंट का, जितने दिन मैंने पढ़ाया है, टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई गिवन। पूरे अमाउंट का तो मैं इनवॉइस रेज कर ही नहीं सकती क्योंकि मैंने पूरी सर्विसेज दी ही नहीं है। आई कैन नॉट रेज इनवॉइस फॉर द होल कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज आई येट नॉट कंप्लीटेड द सर्विसेज। तो जिस मोमेंट मैंने सप्लाई क्या कर दी, सीज कर दी, उस मोमेंट में क्या कर दूंगी, इनवॉइस रेज कर दूंगी। कितने अमाउंट का रेज करूंगी, जितने की मैंने सर्विसेज दी है। Am I clear? कोई कंफ्यूजन? इस 31 सबसेक्शन 6 क्लियर? रिप्लाई 31 6 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो नाउ वी नो कि सर्विसेज के केस में इनवॉइस कवरेज होना चाहिए नॉर्मली 30 डेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी के लिए 45 डेज। फिर हमने पढ़ा था वो एक्सेप्शन वाले केस कि वो 6 है और वो डिस्टेंट पर्सन को सर्विसेज दे रहा है तो कब इनवॉइस होना चाहिए, ये हमने 31(2) पढ़ा। फिर हमने 31 कौन सा पढ़ा, 5 पढ़ा। 5 किसकी बात करता है, कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस की बात करता है। और हमने 31(6) पढ़ा, इन केस यू सीज द सर्विस इन बिटवीन। एम आई क्लियर? तो नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 13। सेक्शन 13 किससे डील करता है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। बॉस, यू कैन इजिली एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। और कैसे आता है पता है क्वेश्चन आजकल, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है, उसमें वैल्यूएशन भी डाल देंगे, एग्जम्पशन भी डाल देंगे, आईटीसी भी डाल देंगे, टाइम ऑफ सप्लाई भी डाल देंगे कि भैया ड्यू डेट बता दो, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी डाल देंगे। मतलब 1 क्वेश्चन कैन कवर ऑल द एस्पेक्ट्स। जैसे हमारे इनकम टैक्स में होता है, एक पूरा इनकम सारे हेड के इनकम डाल दिया, डिडक्शंस बता दिए, एडवांस टैक्स बता दिया, टीडीएस बता दिया, यू नो एवरीथिंग। नाउ यू कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम और इनकम टैक्स बता के दो। Same way over here. Am I clear? Okay. Section 13. Section 13 deals with what? Section 13 deals with time of supply for service. Section 13 deals with what? Time of supply of service. 13 subsection 1 पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? 13 subsection 1. The liability to pay tax on service shall arise at the time of supply. Am I clear? Time of supply. See, basically 13(1) क्या बोलता है, when you have to pay tax depends upon time of supply. Basically मेरा जुलाई मंथ इस टाइम ऑफ सप्लाई। सी ये लोगों ने जुलाई मंथ का अगस्त मंथ पेमेंट के लिए इसलिए बोला है टू मेक लाइफ सिंपल, नहीं तो अगर आज मेरा टाइम ऑफ सप्लाई है तो बेसिकली मुझे आज ही टैक्स पे करना चाहिए। आई होप यू गेटिंग मी। आज मेरा टाइम सप्लाई है तो बेसिकली मुझे आज ही टैक्स पे करना चाहिए। सोचो यार, दिन भर में 25 बार मेरा टाइम सप्लाई निकलेगा तो क्या 25 बार पेमेंट करने जाऊं? महीने भर में 1000 बार टाइम सप्लाई निकलेगा तो क्या महीने भर में 1000 बार पेमेंट करने जाऊं? तो बेसिकली ये जुलाई का 20 अगस्त पेमेंट करने के लिए इसलिए बोला है टू मेक लाइफ सिंपल। नहीं तो if today is my time of supply, I should make the payment today itself only. I hope you're with me. It is just for the convenience sake for assessee. The boss practically, will I do my business or will I go and make payment to the department? Is it practically possible for me? It is not practically possible for me to go and do payment each and every time. You want challan, I have to see my ITC, and then I have to see my ITC also, na? I know that I have purchased something, so I paid tax at the previous stage, and I'm doing supply over here where I have to collect and pay the tax. But for that I need to see the net off भी देखना पड़ेगा. Getting my point? So what I'm trying to say over here is you will have to see, you'll have to keep on checking. I hope you're with me. इसीलिए ये बोला गया है कि महीना खत्म हो जाने दो, महीने की 20 तारीख तक कर दो। हमें 20 तारीख में इसलिए बोला है, हम रिटर्न फिर आपके दिमाग में आना चाहिए मैम 20th क्यों, 2nd क्यों नहीं, 2 अगस्त क्यों नहीं बॉस? आज मैं सप्लायर हूं, मैं डिटेल सबमिट करूंगी, रेसिपेंट के पास पहुंचेगा, मैचिंग होगा,
कुछ गलती होगी तो गलती डिसिप्लिन बताएगा, सप्लायर रेक्टिफाई करेगा, इसको थोड़ा टाइम लगता है, इसके लिए डेट्स दी है, वो हम रिटर्न चैप्टर में पढ़ेंगे। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? तो क्या लिखा है? द लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ सर्विस shall arise at the time of supply of service as determined in accordance with provision of the section. तो 13 सर्विस के केस में यू हैव टू अप्लाई 13 सबसेक्शन 1, नाउ 13 सबसेक्शन 2 जो बात करता है FCMC, सेम लॉजिक पे जाएगा, वहां 12 टू FCM था, यहाँ 13 टू FCM है, पर 13(2) में यू हैव सिचुएशन A, यू हैव सिचुएशन B एंड यू हैव सिचुएशन C। समझना, सिचुएशन 1 कब लगेगा? इफ द इनवॉइस इज इशूड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड। अगर आपने जिस टाइम इनवॉइस रेज करने को बोला है, हम पढ़ के आए सेक्शन 31 में अभी, नॉर्मली 30 days, in exceptional cases 45 days. If you have raised invoice within the given time period, then the date of invoice or date of payment whichever is earlier. मैंने आपको बताया ना, इन्होंने क्या किया, पहले क्या था, पैसा आएगा तब टैक्स भरना, नहीं भैया, इनवॉइस इशू हो गया ना, बात खत्म। तो जैसे ही आपको पैसा मतलब इनवॉइस रेज कर दे मतलब यू आर ड्यू हो गया, नाउ यू कैन डिमांड फॉर द मनी। तो डिपार्टमेंट का कहना है आपको मिले कि नहीं मिले, आई एम नॉट कंसर्न, आई वांट माय मनी। एम आई क्लियर? पर पहले ये चेक करो, हैव यू रेज इनवॉइस टाइमली। फॉर एग्जांपल, सपोज मेरी सर्विस आज की डेट है, आज एक्चुअली 6 जुलाई, मेरे को पता है 7 जुलाई लग रहा है बार बार, 6 जुलाई, आज मेरी सर्विस खत्म हुई है, राइट, और आज से मुझे 30 डेज, अगेन 6 जुलाई को इंक्लूड नहीं करोगे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31st, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th of August, 5th of August तक मुझे इनवॉइस, दिस इज द 30th डे, 5th of August तक इनवॉइस रेज कर देना चाहिए, दिस इज द टाइम। अब अज्यूम करो सिचुएशन 1, हैव आई रेज इनवॉइस टाइमली? यस, मेरा डेट ऑफ एक्चुअल इनवॉइस इज 10th of July, मुझे इनवॉइस लास्ट कब तक रेज करना चाहिए था? 5th August तक रेज करना चाहिए था। क्या मैंने टाइमली रेज किया? यस, इन दैट केस time of supply is equal to date of invoice or date of payment whichever is earlier. Suppose 10 जुलाई को मैंने पेमेंट किया, 10 जुलाई को मैंने इनवॉइस रेज किया, मुझे पेमेंट आया 10, मुझे पेमेंट आया 10th of September, पेमेंट 2 महीने बाद आया, इनवॉइस रेज करने के 2 महीने बाद आया। डिपार्टमेंट का कहना है मुझे नहीं समझता, आपने इनवॉइस रेज कर दिया, हाँ, कब रेज किया? 10 जुलाई को। क्या टाइमली रेज किया? यस। तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, 10 जुलाई इज अर्लियर, तो माई टाइम ऑफ सप्लाई इज 10th of July, तो माई ड्यू डेट ऑफ पेइंग टैक्स इज 20th of August। समझा? ये समझा? इतना समझा? समझा? अब आगे बढ़ते हैं। मुझे इनवॉइस कब तक रेज करना चाहिए था? 5th of August तक। सिचुएशन 2, मैंने इनवॉइस रेज किया 15th August को, 15th August को मैंने इनवॉइस कब रेज किया? 15th August को रेज किया। हैव आई रेज्ड इनवॉइस टाइमली? नो, नो। एम आई क्लियर? तो बस इस केस में सिचुएशन 2 लगेगा। क्या लगेगा? सिचुएशन 2 लगेगा। एंड सिचुएशन 2 क्या बोलता है? बस फिर तो बात खत्म। इन दैट केस your time of supply is equal to date, जिस दिन सर्विस क्या हुई, डेट ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट। समझो, ये बहुत बड़ा बॉम्ब हो गया। आपको मैंने 30 दिन का समय दिया था, मैंने आपको 30 डेज का टाइम दिया था, आपने 30 डेज में रेज नहीं किया। चेक इट नाउ। I will take now date of service only, और डेट ऑफ सर्विस क्या है? 6 जुलाई है। 6 जुलाई और पेमेंट कब आया? सपोज 10th of September,
तो 6 जुलाई और 10th of September, whichever is earlier meant July would be earlier, so 20th August would be my due date. Getting my point or not? I hope you're getting me. समझा ये क्या लिखा है देखो. Situation B, the invoice is not raised within the prescribed time. In that case, date of provision of service or date of payment, whichever is earlier. समझा? ये समझाओ कि नहीं समझा? सिंपल है यार. Have you raised invoice timely? Yes. The date of invoice or date of payment, whichever is earlier. If no, the date of provision of service or date of payment, whichever is earlier. समझा? पेमेंट क्या मानेंगे? कौन टैक्स पे कर रहा है? आप बताओ. बताओ मुझे कौन पेमेंट कर रहा है टैक्स का? सप्लायर. सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो सप्लायर अपने बुक्स में जब पेमेंट की एंट्री करेगा या उसके बैंक अकाउंट में जब अमाउंट क्रेडिट होगा, विच एवर इज अर्लियर. बस डेट ऑफ पेमेंट के केस में यू हैव 2 डेट्स, उसमें जो अर्लियर होती है वो लेनी पड़ती है. मैं क्लियर? सप्लायर की बुक्स में जब पेमेंट की एंट्री होगी या सप्लायर के बैंक अकाउंट जब क्रेडिट होगा, विच एवर इज अर्लियर, दैट इज माई डेट ऑफ पेमेंट. रिप्लाई करो. कोई कंफ्यूजन? प्लीज आंसर. मतलब इन शॉर्ट invoice raised timely. Yes, no. Yes, no. If yes, the date of invoice or date of payment, whichever is earlier. But when I say date of payment is equal to book entry or bank credit, whichever is earlier. तो आपको डेट ऑफ पेमेंट पे डिटरमाइन करना पड़ेगा आपकी बुक में कब आप एंट्री करते हो या आपके बैंक में कब पैसा आता है. उनमें से जो अर्लियर है वो लोगे, वो यहां आएगी और उसको इससे कंपेयर करोगे. Am I clear? और दूसरा क्या है? If you have not raised invoice timely, then last date, not the last date. क्या आएगा? Date of provision of service, date of provision of service, और second डेट ऑफ पेमेंट whichever is earlier. अब आपके मन में आएगा मैम ये लास्ट डेट क्यों नहीं दिया जैसे गुड्स में दिया था? बॉस गुड्स में लास्ट डेट क्या था? जिस दिन माल निकला वही लास्ट डेट था. यहाँ पे लास्ट डेट 30 डेज है. तो बॉस डिपार्टमेंट का कहना है ये 30 डेज तो मैंने आपको इसलिए दिए थे कि आप चीजें समझ के करो. आप 30 डेज में नहीं काम करोगे तो वो 30 डेज इट वाज जस्ट टू दैट यू डू द वर्क टाइमली, बट दैट डज नॉट मीन कि अगर आप टाइमली इनवॉइस रेज नहीं करोगे तो मैं आपको 30 डेज का बेनिफिट दूंगा. समझ में आया? वो प्रॉब्लम क्या है? गुड्स के केस में हमने क्या बोला? लास्ट डेट ऑफ रेजिंग द इनवॉइस. तो बेसिकली लास्ट डेट क्या था? जिस दिन माल निकला वही लास्ट डेट था. तो यहाँ लास्ट डेट क्या है? बेसिकली देखा जाए तो जिस दिन प्रोविजन हो गई वही लास्ट डेट होना चाहिए. वो 30 डेज तो मैंने आपको सिर्फ टू मेक योर लाइफ सिंपल बोला गया था. गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि प्रैक्टिकली सर्विस के केस में इमीडिएटली इनवॉइस इशू करके देना इजी नहीं है यार. आज अगर मैं सीए हूँ, आज मैं कोचिंग करती हूँ, आज मैं शूटिंग करती हूँ, अब भी काम खत्म हो बस अब भी इनवॉइस लिख के दे दूँ? नहीं. प्रैक्टिकली प्रोफेशनली ऑल्सो डजंट लुक नाइस. आई हैव बीन गिवन 30 डेज टाइम पीरियड, आई विल डू द नीडफुल. समझा कि नहीं समझा? सी हर चीज के पीछे लॉजिक है. प्रोविजन समझोगे ना तो इट विल बिकम वेरी इजी. लर्न करोगे ना इसमें ऐसा इसमें ऐसा, एक क्वेश्चन जरा सा लैंग्वेज घुमाया तुम घूम जाओगे. डोंट ट्राई टू लर्न थिंग्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट व्हाई थिंग्स मस्ट हैव बीन लाइक दिस. हाँ कभी कभी हो सकता है कि हमें कॉन्सेप्ट डिपार्टमेंट का थॉट प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा हो कि उनका थॉट क्या था उसके पीछे. 90% केसेस में हमें समझ में आ जाता है. 10% हो सकता है कि मे नॉट come to know immediately, but by experience will come to know. Am I clear? Okay.
तो हमने ए हो गया, बी हो गया, सी क्या है, वेयर ए एंड बी इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब ना इनवॉइसिंग, मेरे को तो दो ही चीज समझ में आ रही है, ए क्या बोलता है, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, बी क्या बोलता है, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, मतलब इनवॉइस की डेट चाहिए, पेमेंट की डेट्स चाहिए, अगर ये दोनों ही अवेलेबल नहीं हो रहा है तो थर्ड पे आ जाओ, क्या लिखा है, this situation shall be applicable when invoice is not issued by the supplier either within the prescribed time or after the prescribed time, and payment is also not received by the supplier. However, the recipient of services receipt of services is recorded in the books of account by the recipient. समझना, लोग क्या पागलपंती करते हैं यार, मतलब सब जगह चोरी करने का सोचते हैं, कैसे, चलो यार मैं इनवॉइस राइज नहीं करता हूँ, मैं पेमेंट देता नहीं हूँ, मतलब देता हूँ तो अंडर टेबल दे देता हूँ, कैश देता हूँ, सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा डिपार्टमेंट को कि मैंने कैश बोल दिया, कुछ भी नहीं। अब मतलब क्योंकि कैश की डिटेल हमें कहाँ से मिल जाती है, बैंक से, कहाँ से, आपने बैंक से पेमेंट ही नहीं किया, कैश किया, तो कैश कहाँ से होल्ड होगा, कोई होल्ड नहीं होता है, राइट। नाउ इन दैट केस, चलो इन दैट केस समझना, अब आपने जीएसटी की चोरी कर ली, अब आपको इनकम टैक्स की चोरी करनी है। इनकम टैक्स चोरी करने के लिए आपने क्या सोचा, क्या ये मैंने खर्चा किया था, मैं अपने पीएनएल में दिखा देता हूँ, मैंने खर्चा किया था, आज सप्लायर ने सर्विसेज दी, गेटिंग माय पॉइंट, रिसिपेंट ऑफ द सर्विस, रिसिपेंट क्या बोलता है, या मैंने खर्चा किया है, मेरे को अपने पीएनएल में दिखा दें दो, राइट, पीएनएल में दिखा दें दो। अब अर्जुन करो आप रिसिपेंट हो, आपके पीएनएल में दिखा दिया और आपको ऑडिट हो रहा है, एज अ ऑडिटर मेरा सबसे पहला काम क्या होता है, आपका पीएनएल उठाना, मेरा आधा काम तो पीएनएल से हो जाएगा। जैसे मैं पीएनएल उठाऊंगी, आपने डेबिट जो आपके खर्चे दी, मतलब जो आपके एक्सपेंसेस है, आपने जो एक्सपेंसेस है, मैं क्या बोलूंगी कि किसी ने तो आपको सप्लायर ऑफ सर्विस या सप्लायर गुड्स है, उसका मुझे इनवॉइस दिखाओ, इनवॉइस दिखाओ, इनवॉइस नहीं, पेमेंट दिखाओ, पेमेंट नहीं है, सामने वालों को आपने जीएसटी पे किया होगा उसकी डिटेल दिखाओ, वो भी नहीं है, सप्लायर को पूछूंगी भैया इस पे जीएसटी क्या है, क्या भरा है, वो भी नहीं है, मतलब आपने जीएसटी की चोरी करी और आप यहाँ एक्सपेंस दिखाते हो कि इनकम टैक्स, इनकम कम हो जाए, इन टर्न आपका इनकम कम हो गया तो इनकम टैक्स कम हो जाए, मतलब चोरी करो तो फिर पूरी चोरी, मतलब फिर ऐसा मत करो कि कहीं दिखा रहे हो कहीं नहीं दिखा रहे हो, फिर कहीं भी मत दिखाओ, फिर कहीं भी मत दिखाओ, अगर आपने कहीं भी लिखा है तब पकड़ में आ ही जाओगे। आज की तारीख में ऑडिट करते वक्त मुझे सारी चीजें देखनी पड़ती है, गेटिंग माय पॉइंट। तो जहां आपने ये एक्सपेंसेस अपने बुक्स में लिखा, मैं पूछूंगी कि भैया ये एक्सपेंसेस, मतलब दिस इज एक्सपेंडिचर, तो किसी ने सप्लाई किया है, आई वॉन्ट द डिटेल ऑफ दैट पर्सन, आई वॉन्ट टू चेक वेदर दैट पर्सन हैज पेड द टैक्स और नॉट। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर, इन दिस सिचुएशन, अब क्योंकि कुछ पेमेंट नहीं था, पेमेंट होता तो ए और बी में कवर हो जाता, अगर जीएसटी का पेमेंट होता तो ए एंड बी में कवर हो जाता, मुझे सी में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं सी में क्यों आई, क्योंकि क्लॉज ए एंड क्लॉज बी में अप्लाई नहीं हो रहा है। इन दिस सिचुएशन द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी डेट ऑन व्हिच recipient shows the receipt of the service in his books or accounts. Am I clear? Am I clear? Getting my point? Am I clear? जब recipient अपनी बुक्स में क्या करेगा, एंट्री करेगा, वो दिन मान लिया जाएगा कि वो दिन टाइम ऑफ सप्लाई है। Am I very clear? सी क्या लिखा है, it is opinion that section 13 subsection 2c is likely to lead into litigation because in many cases the supplier may not know whether the recipient of services has shown the receipt of service in his books or accounts. Moreover, sometimes there may be dispute between the supplier and the recipient regarding the quality of the supply of service. However, if the recipient of service requires the same in his books of account, it shall fall within the ambit of time of supply of service. Consequently, the supplier of service will be liable to pay tax, क्योंकि हमारा 13(2) चल रहा है, एंड 2 में क्या लगता है, एफसीएम लगता है, तो बस इधर आ गए तो भी सप्लायर को टैक्स भरना पड़ेगा। क्लियर, क्लियर, ओके। एक और छोटा प्रोविजन है बीच में, देखते हैं अपन, इस प्रोविजन के बाद विल टेक अ 2 minutes ब्रेक। एक्सेस पेमेंट अप टू ₹1000, एक्सेस पेमेंट अप टू ₹1000, ऑप्शन ऑफ टेकिंग इनवॉइस डेट एज टाइम ऑफ सप्लाई। समझना, इसके बाद विल टेक 2-5 minutes का ब्रेक, थोड़ा हैवी हो रहा है,
सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई की बात चल रही है, समझना। सपोज आपको टेलीफोन का बिल आया 2890 का, 2008 ये होता है टेलीफोन, मतलब जहां आपको हर महीने बिल आता रहता है, आपको मालूम है कि हर महीने आएगा, राइट। सपोज मैं टेलीफोन की बिल की बात करती हूँ, 2890 का बिल आया, और सपोज ये जून मंथ का बिल है, जून का बिल है। आपको इनवॉइस कब रेज हुआ, सॉरी अच्छी नेटिंग कर ले तो कॉपी करने में इजी हो जाएगा। दिस इज जून मंथ्स बिल, इनवॉइस रेज हुआ 2 जुलाई को। इनवॉइस कब रेज हुआ, 2 जुलाई को, क्योंकि जून मंथ का हो जाएगा उसके बाद इनवॉइस रेज होगा। पेमेंट का क्या बोला है, 10 जुलाई तक पेमेंट हो जाना चाहिए। आता है टेलीफोन बिल पे लिखा हुआ ही आ जाएगा। अब एसएससी सोचता है यार 2890 से अच्छा है मैं 3000 का पेमेंट कर देता हूं, तो बंदा क्या कर रहा है, 110 रुपीज का एक्सेस पेमेंट किया है, और उसको मालूम है अगले महीने की बिल में वो सेट ऑफ हो जाएगा। एसएससी ने क्या किया, 2890 प्लस 110 का पेमेंट किया, टोटल 3000 राउंड फिगर का पेमेंट कर दिया। अभी 2890 की अगर मैं बात करूं, डेट ऑफ इनवॉइस इज 2 जुलाई, डेट ऑफ पेमेंट इज 10 जुलाई, तो मैं अज्यूमिंग पेमेंट कब आया, 5 जुलाई को आया है, ये तो ड्यू डेट है, ये तो ड्यू डेट है। एक्चुअल डेट क्या है, 6 जुलाई, एम आई क्लियर। तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर में, यहाँ टाइम ऑफ सप्लाई क्या आ गया, 2 जुलाई आ गया। अब इसकी बात करते हैं 110, ये 110 तो अगले महीने के लिए है, मतलब ये तो जुलाई महीने का बिल होगा, जुलाई मंथ का बिल होगा। जुलाई मंथ का बिल का इनवॉइस कब होगा, 2 अगस्त को, 2 अगस्त को। और पेमेंट कब आ गया, सपोज अज्यूम मैं से 110 की बात कर रही हूं अभी, ये 110 तो जुलाई महीने का बिल है, जिसका इनवॉइस कब आएगा, 2 अगस्त को आएगा, पर बंदे ने तो मेरे को पेमेंट 6 जुलाई ही दे दिया ना। समझा, आंसर करो, ये समझा जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं, ये समझा जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं। जुलाई मंथ का और बिल होगा, पर जुलाई मंथ के और बिल की बात नहीं कर रही हूं मैं, 110 की बात कर रही हूं, 110 की बात कर रही हूं। आई एम नॉट गेटिंग रिप्लाई फ्रॉम ऑल, सबसे रिप्लाई चाहिए। ओके क्या बोल रही हूं मैं, 2890 का बिल आया, मैंने पेमेंट कितना कर दिया, 3000 का पेमेंट कर दिया। मैंने पेमेंट कितना किया, 3000 का किया। 2890 की मैंने डिटेल्स दे दी, 110 का पेमेंट अगले महीने का बिल का था। अब ऐसा सोचो, तो अगर मैं नॉर्मल प्रोविजन से जाऊं तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज 6 जुलाई, तो मतलब मेरा टाइम ऑफ सप्लाई 6 जुलाई आ जाएगा 110 के लिए भी। यस और नो, यस और नो। अब प्रॉब्लम समझो यार, ये बहुत नॉर्मल है, ये बहुत नॉर्मल है कि लोग एक्सेस पेमेंट करते रहते हैं। तो सोचो टेलीकॉम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो यही देखता रहेगा किसने 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपये 10 15 रुपये 110 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया, और एक्स्ट्रा एक्सेस पेमेंट कर दिया, मतलब उसका तो वो टाइम ऑफ सप्लाई आ गया। तो प्रैक्टिकली कितना डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे केस में इन्होंने बोला है अगर एक्सेस पेमेंट आया, कितना आया, अप टू 1000 रुपीज, एक्सेस पेमेंट आया, कितना आया, अप टू 1000 रुपीज, इन दैट केस एक्सेस पेमेंट 110 की बात चल रही है। इन दैट केस अगर एसएससी चाहे तो, अगर एसएससी चाहे तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इनवॉइस, और इस 110 का इनवॉइस क्या होगा, 2 अगस्त।
उसका टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इनवॉइस। इफ असेसी विशेस टू, तो चाहे तो 110 का एक्सेस पेमेंट की डेट ऑफ पेमेंट को क्या कर सकता है, इग्नोर कर सकता है। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? सोचो प्रैक्टिकली यार, फ्रॉम अ कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, कैन ही कीप ऑन चेकिंग एवरी मंथ कितना एक्सेस बिल आया, कितना एक्सेस पेमेंट आया है। तो अगर 1000 रुपए तक का ही एक्सेस पेमेंट आया, मतलब 2890 का बिल था, 3890 तक का अगर मुझे पेमेंट आता है अप टू 1000 रुपए एक्सेस 2890 का इनवॉइस था, 2890 का, I'll explain again, don't worry, 2890 का इनवॉइस था, एक्सेस पेमेंट कितने का आया, अप टू 1000 रुपीज। फॉर एन एक्सेस पेमेंट आई कैन गो फॉर माई टाइम ऑफ सप्लाई फॉर डेट ऑफ इनवॉइस। और ये 1000 रुपए का इनवॉइस कब का था, अगले महीने का था। कौन से महीने का था, जुलाई महीने का था। तो जुलाई महीने का इनवॉइस कब आया, 2 अगस्त। चलो वापस समझते हैं, डोंट वरी, एक बार और समझते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं। थोड़ा ब्रेक की रिक्वायरमेंट आ गई है, पर्सनली फील हो गई हो। ओके, समझो यार, अगेन एग्जांपल लेती हूँ मैं। दिस इज वेरी कॉमन, ये मतलब अभी एक्चुअली प्रोविजन का इंपॉर्टेंस अभी थोड़ा कम हो गया है। पहले क्या होता था, हम ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते थे। आजकल हम ऑनलाइन पेमेंट करते थे, हम एग्जैक्ट अमाउंट पेमेंट करते, व्हाई डू आई पे एक्स्ट्रा पेनी ऑल्सो। पर ये प्रोविजन था तो जो है चला जा रहा है। टेलीफोन कंपनी की बात है, पहले हम कैश में भर देते थे, तो 1090 का बिल आया या 1090 का बिल आया है, तो मैं क्या बोलती हूँ यार, एक काम करना, पूरा 1100 भर देना, 10 रुपीज एक्सेस होगा तो नेक्स्ट मंथ के बिल में वो क्या कर देगा, कंपनी खुद ही एडजस्ट कर देती है। ओके, तो चलो इसकी बात करते हैं। 1090 का बिल आया है और मैंने पेमेंट कितना किया, 1100। पेमेंट मैंने कितना किया, 1100। एक्सेस कितना है, 10 रुपीज। 10 रुपीज एक्सेस है। अब सोचो, ये 1090 का जो बिल था, ये सपोज जुलाई महीने का बिल था। जुलाई महीने का जो मैंने टेलीफोन सर्विसेज यूज की है, तो जुलाई मंथ का बिल इज नथिंग बट इनवॉइस। आप देखना, आपको जो टेलीफोन का बिल आता है ना, उस पर टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ होता है। बिल कब आएगा, टैक्स इनवॉइस कब आएगा, जुलाई महीने खत्म हो जाने के बाद। सपोज 2 अगस्त को आया और उसमें लिखा है ड्यू डेट, आपको पेमेंट कब क्लियर करना है, 10 अगस्त को क्लियर करना है। और मैंने पेमेंट कब कर दिया, मैंने 9 अगस्त को ही कर दिया। पर मैंने पेमेंट कितने का किया, 1100 का किया। अब इस 1100 का ब्रेकअप देखना, 1090 एंड 10 रुपीज। 10 रुपीज 2 मिनट बाद देखते हैं। ये 1090 कौन से मंथ का बिल है, जुलाई मंथ का। 1090 कौन सा मंथ का बिल है, जुलाई मंथ का। इनवॉइस कब रेज हुआ, 2 अगस्त को। पेमेंट कब हुआ, 9 अगस्त को। विच एवर इज अर्लियर में टाइम ऑफ सप्लाई वुड बी 2 अगस्त। एम आई क्लियर? एंड टैक्स का पेमेंट कब करना पड़ेगा, 20 सितंबर को। ये तो बहुत सिंपल है, ये हमारा नॉर्मल सिनारियो है। अब हम बात करते हैं किसकी, ओके, ये 10 रुपीज की। ये 10 रुपीज एक्चुअली मेरा अगले महीने के लिए मैंने पहले ही पेमेंट कर दिया, मतलब अगस्त मंथ के लिए। तो मैं इसी को लेके चलूं, ये 10 रुपीज कौन से मंथ के लिए था, अगस्त मंथ के लिए। अगस्त मंथ के बिल में मेरा 10 रुपए कम करके आएगा। इसका इनवॉइस कब आएगा, 2 सितंबर को। इसका ड्यू डेट क्या आएगी, 10 सितंबर को। पेमेंट कब हुआ, 9 सितंबर को। अब मैं क्लियर? अब सिर्फ इनवॉइस 10 रुपए का नहीं होगा, इनवॉइस पूरे अगस्त मंथ का बिल का होगा ना। पर हमें सिर्फ 10 रुपए की बात चल रही है अभी, क्योंकि वो अगस्त मंथ का तो नॉर्मल होगा, ये 10 रुपए की बात चल रही है। अब अगर मैं 10 रुपए की बात करूं, तो डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, 2 सितंबर। 2 सितंबर। पर पेमेंट कब आ गया, ये तो मेरे को 9 अगस्त के साथ ही आ गया था ना, 1100 रुपए। पेमेंट कब आ गया, 9 अगस्त को। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो, विच एवर इज अर्लियर, मतलब 9 अगस्त। टैक्स की ड्यू डेट कब आ जाएगी, 20 सितंबर। अब समझो प्रैक्टिकली, एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आपने 10 रुपए ज्यादा भरे, तो मेरे को चेक करना पड़ेगा
कि 10 रुपए जो आपने ज्यादा दिए हैं वो कौन से महीने का इनवॉइस है, कब पेमेंट है, विच एवर इज अर्लियर, मैं 10-10 रुपए 100-100 रुपए ये सब चेक करती रहूंगी। तो इनका कहना है ऐसे केस में एक्सेस पेमेंट का मतलब होता है इनवॉइस जितने का रेज किया है उसके ऊपर आपने कितने का पेमेंट किया है, इनवॉइस कितने का रेज किया है उसके ऊपर आपने कितने का पेमेंट किया है, दैट इज एक्सेस पेमेंट। For this 10 rupees, they are saying you can ignore date of payment. For only this 10 rupees, you can ignore date of payment. Your time of supply will be date of invoice of this 10 rupees. इस 10 rupees का invoice कब रेज किया था? 2nd of September. हमें क्लियर? तो इनका कहना है अगर एक्सेस पेमेंट कितना है अप टू 1000 bucks, 1000 रुपए तक हम इग्नोर मार देंगे डेट ऑफ पेमेंट को, 1000 रुपए के लिए तक आपने जो भी एक्सेस पेमेंट किया है उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इनवॉइस ऑफ दैट 10 रुपीज। तो 10 रुपीज तो कौन से महीने का बिल था? अगस्त मंथ का बिल था, जिसका इनवॉइस कब आया, जिसका टैक्स इनवॉइस कब आया? 2 सितंबर को आया। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? और ये ऑप्शन है इन द हैंड्स ऑफ एसएससी। एसएससी चाहे तो डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस विचएवर अर्लियर ले ले, एसएससी चाहे तो सीधे डेट ऑफ इनवॉइस ले ले। एम आई वेरी क्लियर? इसका इम्पैक्ट अब उतना नहीं है। अब की आज की तारीख में बंदा 10 रुपए तो छोड़ो, 1 रुपया भी एक्सेस नहीं देता है, बट स्टिल देयर आर पीपल जो ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते। आज की तारीख में भी हमारे इंडिया में पॉपुलेशन में ज्यादा पॉपुलेशन उनकी है जो कैश, जो चेक ऐसे देते हैं। Am I clear? This is our generation. I think from my generation now people believe in online payment. Why to go and stand in queue? 2 सेकेंड तो लगता है यार, पेटीएम है, गूगल पे है, फोन पे है, इतने सारे एप्स है, बट आई थिंक माई डैड इज नेवर कंफर्टेबल विद ऑल दिस थिंग्स। उनको तो डर लगता है, उनको लगता है पता नहीं तुम लोग फोन पे क्या करते रहते हो, बैठे बैठे तुम लोग पेमेंट कर देते हो। गेटिंग मी? तो ही फील स्केर्ड कि नहीं भैया तुम्हारा फोन घूम गया तो फोन के साथ तो सब डिटेल चली जाएगी, बट वी आर मोर कंफर्टेबल विद दिस। ओके, रिस्क है, कांट हेल्प इट। एम आई क्लियर? तो अगर आज सपोज में डैड क्या बोलेंगे यार 1090 का बिल है, 1100 दे की कहानी खत्म कर, अगले महीने के बिल में 10 एडजस्ट हो जाएंगे। गेटिंग मी? गेटिंग मी? आई होप यू आर विद मी, राइट? ये समझा कि नहीं समझा? तो अब देखो, ये 2 मिनट बाद कॉपी करने का टाइम देती हूँ, पहले एक बार प्रोविजन पढ़ लेते हैं। Excess payment up to ₹1,000, option of taking invoice that is option, not compulsory option. In terms of this proviso to subsection 2 or section 13, for a payment of up to ₹1,000 receive in excess of invoice value. Invoice value से ज्यादा मिलना is excess. The supplier can choose to take the date of invoice issued with respect to such excess amount at the time of supply in relation to excess value. This provision facilitates the supplier to defer payment of tax on small amount typically received by him in excess of the invoice. ये basically ना supplier को बचाने का तरीका है कि आप छोटे-छोटे अमाउंट पे टैक्स भरते रहोगे तो पगला जाओगे। Am I clear? Am I clear? क्या लिखा है? A telephone company receives 5,000 against an invoice of 4,800. The excess amount of 200 can be adjusted against the next month invoice. The company has the option to take the next invoice as a time of supply in relation to ₹200 received in excess of the early month's invoice. Am I very clear? Am I very clear? कोई प्रॉब्लम? पक्का कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इस 13(2) clear? Is 13(2) clear? Am I clear? थोड़ा सा एक बार समाप्त कर देते 13(2). 13(2) क्या बोलता है? ये डायग्राम देखो। Is invoice issued within the time specified? Yes, मतलब ये हमारा 13(2)A है। Am I clear? Yes. तो date of invoice or date of payment in the books or date of payment in the bank, whichever is earlier. If no, तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी, ये हमारा 13(2)B हो गया। डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड, बुक्स में एंट्री या बैंक में क्रेडिट, विचएवर इज अर्लियर। और अगर
कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो 13(2)(c विच सेज जिस दिन रिसिपेंट अपने बुक्स में सर्विस रिसीव की क्या करता है, एंट्री करता है, वो मान लिया जाएगा। एम आई क्लियर? इज 13(2) वेरी क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहां तक? पक्का? प्लीज रिप्लाई। कोई कंफ्यूजन यहां तक? कोई कंफ्यूजन यहां तक? यू वांट, यू कैन कॉपी दिस। You can copy this. इतना इंपॉर्टेंट प्रोविजन नहीं है, बस स्टिल अब है तो पढ़ना तो पड़ेगा। Okay, let's take 5 minutes break and then we'll continue after 5 minutes. थोड़ा सा you need to relax. Okay, just wait for 5 minutes.